ओके चलो, जो मेरा नाम पूछ रहा था, मेरा नाम है रिचा। आप पहली बार क्लास ले रहे हो? कोई है ऐसा जो पहले मेरे साथ ले चुका है क्लास? किसी ने अटेंड करी है मेरी क्लास पहले? हाँ सभी। हाँ तो मैं यही बता रही हूँ, देखो आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे ठीक है, तो जिसने करी है वेल एंड गुड। जो नए हैं, मेरा नाम है रिचा, ठीक है। और देखो आज है वेडनेसडे, नो प्रॉब्लम। देखो अब सुनो, अब चैट छोड़ दो, बिल्कुल चैटिंग में कोई मत लिखो, नहीं तो मैं चैट ऑफ करनी पड़ जाएगी, है ना। सुनो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, सैटरडे को आपका एग्जाम है। तो हम इन 3 दिनों में आठों के आठों चैप्टर जो है फर्स्ट टू 8 हम क्या करेंगे, सबको रिवाइज करेंगे। रिवाइज इन द फॉर्म कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ठीक है, और आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 दिन का प्लान है। आज हम करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैट छोड़ दो और क्वेश्चंस पे ध्यान दो। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर में हमें अगर ध्यान हो तो कौन कौन से टॉपिक थे? इनिशियल तो हमने देखा था कि लिविंग और लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी वगैरह हमने देखा था। और बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसके रूल्स क्या थे, ये है। थर्ड टॉपिक था हमारा, उसमें टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या थी, ठीक है। यही 4 टॉपिक है ना मेन। हाँ, तो इन्हीं में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आ सकता है, डिफाइन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ध्यान है, सिस्टमैटिक्स भी एक वे है किसका, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का ही एक वे था ना सिस्टमैटिक्स। किसने दिया था सिस्टमैटिक्स? लीनियस ने दिया था। सब इसी में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, बीच बीच में जो आएगा मैं बताती रहूंगी, ठीक है हर्ष। चलो, तो अगर हम सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक्स को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कर रहे हैं हम? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस आप लिखोगे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इन एडिशन टू दिस, ये 3 चीजें तो हम कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या ऐड करना है? सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स, ठीक है। किसने दिया था एडिशनल अगर आपको लिखना है? लीनियस ने दिया था ये, ठीक है। और कौन सी उसकी जो एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरा, उससे ये इंस्पायर्ड था, उसमें मेंशन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, डिफाइन सिस्टमैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि डिफाइन व्हाट इज स्पीशीज, टेक्सोन और कपलेट। तो स्पीशीज अगर हम देखें तो लोएस्ट किंगडम था ना, लोएस्ट कैटेगरी थी, किंगडम नहीं, लोएस्ट कैटेगरी, ठीक है। लोएस्ट कैटेगरी थी किसमें? टेक्सोनॉमिक हिरार्की थी। टेक्सोनॉमिक हिरार्की में आपने देखा था सबसे पहले क्या था, क्या था जल्दी बताओ? किंगडम, फाइलम। अब आंसर दो, किंगडम, फाइलम, इसके नीचे क्या आएगा? जीनस, जीनस आएगा। क्लास, हाँ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज क्या थी? लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे आ सकता है कि सिंगल डेफिनेशन स्पीशीज की लोएस्ट कैटेगरी लिख सकते हो आप, ठीक है। और स्पीशीज की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। जो फंडामेंटल या आउटर एक्सपीरियंस, आउटर अगर हम देखें तो उनका अपीयरेंस एक सा हो, जैसे हम कह सकते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की अगर हम बात करें तो सेपियंस क्या है? एक स्पीशीज है ना सेपियंस, ठीक है। और होमोसेपियंस देखें तो सारे देखने में विजुअली कॉमन कैरेक्टर, सब में सिमिलैरिटीज है। तो इस अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ रखते हैं तो उसको हम बोल देंगे स्पीशीज, ठीक है। दूसरा वर्ड हो गया टेक्सोन। व्हाट इज टेक्सोन? जो हम कैटेगरीज ये बनाते हैं क्लासिफिकेशन में, इनको हम टैक्सोन बोलते हैं, हम रैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरी बात करें, ईच कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोन, या फिर रैंक, या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तीनों ही चीजें किससे डिफाइन होती है? टैक्सोन से, ठीक है। इन तीनों चीजों को हम बोलते हैं टैक्सोन। टैक्सोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड हमारा वर्ड है कपलेट। कपलेट किसमें था? की में था ना। कपलेट किसमें था? की, और की क्या था हमारा? टेक्सोनॉमिक एड,
ध्यान है ना, टेक्सोनॉमिक एड कौन कौन से थे, हर्बेरियम, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स और की। ठीक है, तो की में क्या करते, एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस कैसे कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। एक ये देख रहे थे कि इसमें हेयर प्रेजेंट है, जैसे कोई भी एक फीचर ले लिया, हेयर प्रेजेंट और एब्सेंट, या तो प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, ऐसी बहुत सारे फीचर्स अगर हमने लिए पेयर में, तो उसको क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे कपलेट। ठीक है, डिलीटेड है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ देना, नो इश्यूज। टेक्सोन और स्पीशीज तो है ना, हाँ बोटानिकल गार्डन्स भी है। ठीक है, समझ आ गया। नेहा मैम की आई थिंक दूसरी क्लास है, थोड़ी सी क्लासेस शिफ्ट हुई है काम पे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन इसके आने के चांसेस हैं। Why growth and reproduction cannot be taken as defining property of all living organisms? इसमें देखो दो वर्ड्स, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ना फ्रेम करा करो, देखो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, उनको अंडरलाइन कर लो। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कैन नॉट और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों नहीं बोल रहे इनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज दे हैव एक्सेप्शंस, है ना। कैसे, ये दोनों, पहली बात तो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है लिविंग की। ठीक है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नॉन क्या है, एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, इसी की वजह से इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं बोल सकते। क्या एक्सेप्शन है, जैसे ग्रोथ कौन शो करता है, नॉन लिविंग भी शो करते हैं। जैसे हमने माउंटेन्स और सैंड वाला एग्जाम्पल देखा है कि माउंटेन्स की हाइट बढ़ जाती है, सैंड ड्यून्स की हाइट इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे म्यूल्स हो गए, वर्कर हनी बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, तो ये क्या है, ये सब स्टेराइल है, दे कांट रिप्रोड्यूस, दे कांट प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी, वो प्रोजेनी नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन लिविंग है। तो इसी वजह से क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किस में लिख रहे हो आप, ग्रोथ में ना, हाँ लिख सकते हो। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और ह्यूमन बींग्स या लिविंग में कैसी है, इंट्रिंसिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। अगर हम पहले देखें तो इनिशियली हम किस बेसिस पे कर रहे थे, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कर रहे थे स्टडीज। टेक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस कर रहे थे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, लेकिन हम अदर फीचर्स देखें, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी के क्राइटेरिया बनाते हैं वो क्या क्या है, एक्सटर्नल तो है प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये याद कर लेना, जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बॉडी का। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस, उस पे क्या क्या स्टेजेस है। ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। फोर्थ हो गया इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में उसका क्या रोल प्ले वो कर रहा है। ठीक है, जैसे फंगस के केस में हम देखते हैं कि वो क्या है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेस बना रही है, इन सब बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक मॉडर्न में नहीं आएगा आई थिंक, क्योंकि वो हमने सिस्टमैटिक्स में देख लिया है। सिस्टमैटिक्स को बोलते हैं पुराना क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप ट्राई टू अवॉइड दिस, आप ये 4 पॉइंट लिखना क्योंकि आपकी बुक में भी यही 4 मेंशन्ड है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक भी होता है नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न की ये बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें यही लिखना है क्योंकि बुक में जैसा मेंशन्ड है हमें वैसा ही लिखना है, इन केस टीचर ना कंसिडर करे। ठीक है, ठीक है श्रुति, चलो फिर देखते हैं व्हाट आर कीज। आप कहोगे की टॉपिक डिलीटेड है तो नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, अगर की आता है बाई चांस, वैसे पढ़ाया नहीं तो आएगा भी नहीं। ठीक है, की क्या था, एक टेक्सोनॉमिक एड ही था, जिसमें क्या कर रहे थे, एक एनालिटिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कपलेट्स, और जो ईच स्टेटमेंट होता है की का, उसको क्या बोलते थे, लीड।
ठीक है, चलो अब ये नहीं आएगा तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट देखो, डिफाइन जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। ठीक है, जीनस, फैमिली और ऑर्डर डिस्कस करना है। क्या करना है, जीनस क्या है, अभी हमने देखा था किंगडम है, फिर फाइलम था, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ऐसे ही था ना, ये लोएस्ट था। तो जीनस में क्या आएगा, जीनस में आएंगे ग्रुप ऑफ स्पीशीज, है ना, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। जीनस क्या है, टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। जैसे हम लिखते हैं मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा क्या हुआ, स्पीशीज हुआ, और इंडिका क्या हुआ हमारा, जीन, वो ये जीनस हुआ, और ये क्या हुआ, स्पीशीज हुआ। ठीक है ना। आप एग्जाम्पल, अगर ऐसा कोई डेफिनेशन आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वाला, ठीक है, कि जीनस क्या है और फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, तो उसमें ट्राई टू राइट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख कर आना। ठीक है, जैसे होमोसेपियंस में जीनस क्या हो गया, होमो हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा फैमिली। व्हाट इज फैमिली, अगर हम फैमिली देखें तो फैमिली में क्या आएंगे, रिलेटेड जीनस, जो रिलेटेड जीनस है वो सब किस में डाल दिया, एक फैमिली में डाल दिया। ये भी क्या है, एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या है, जीनस है। ठीक है, स्पेशली अब एक से ज्यादा है और कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी होंगे। ठीक है, तो एक कॉमन कैरेक्टर्स वाले क्या बना दिए इन्होंने, ग्रुप बना दिया, जिसको इन्होंने बोल दिया फैमिली। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है फैलिडी, ये ई होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, फैलिडी, जिसमें क्या आते हैं, कैट्स आती है, लेपर्ड्स आते हैं, टाइगर आता है। ठीक है, तो फैलिडी हो गई, और प्लांट के केस में हम सोलेनेसी फैमिली रख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर लिखना अगर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ऑर्डर। ऑर्डर किसका ग्रुप होगा, ऑर्डर होगा फैमिलीज का। ठीक है, जिसमें रिलेटेड फैमिलीज आ जाएंगी। और ट्राई टू राइट की, जैसे ऑर्डर आया, ऑर्डर के नीचे वाला जो है क्लास वो भी लिख देना, और ऊपर वाला जो है वो भी लिख देना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। जैसे उसके नीचे तो आप देखोगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, और इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि इट इज द कैटेगरी बिलो द क्लास। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ लिखा है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किसके नीचे, बिलो द क्लास, और ग्रुप किसका है, फैमिलीज का। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हो गया लेपिडोप्टेरा, और ये हो गया कार्निवोरा। कार्निवोरा में कौन आएंगे, जैसे फैलिडी जिसमें कैट्स आते हैं, और कैनिडी जिसमें क्या आती है, डॉग्स आते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स तो सेम ही है ना। स्पीशीज का मैंने बताया, तो जैसे होमोसेपियंस में आप लिख सकते हो, होमोसेपियंस में क्या हो गया, जीनस हो गया होमो, और स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख देना। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सबका याद कर लो। कार्निवोरा ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर के अंदर क्या आ गई, दो फैमिलीज हो गई, फैलिडी और कैनिडी। ठीक है, डेफिनेशन देखी तो थी, सिमिलर फंडामेंटल फीचर्स जिनमें होंगे, देखो यहाँ देखी थी ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, होमोसेपियंस की बात करें, तो होमोसेपियंस में सब में एक्सटर्नल फीचर सेम ही है ना, कि दो आंख हैं और इरेक्ट बॉडी होगी। ठीक है, हेयर होंगे, दो कान, ऐसे कुछ भी मान लो, विदाउट टेल, है ना, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सब क्या है, थोड़े से कॉमन फीचर्स है, सिमिलर से आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, एक स्पीशीज, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं एडिशनल पॉइंट, दे कैन इंटरब्रीड। ठीक है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों हुए, जीनस, फैमिली और ऑर्डर, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये याद रखना। चलो फिर एक क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो क्या, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और हिरार्की में कर रहे थे ना, ऐसे टैक्सोनॉमिक हिरार्की हम क्रिएट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन करके। भाई कौन से ऑर्गेनिज्म सिमिलर है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो अलग अलग है उनसे थोड़े, लेकिन बाकी अलग है तो उनमें भी कुछ सिमिलरिटी होगी, तो ऐसे करके हमने ग्रुप्स बनाए थे, फिर ग्रुप्स को हमने क्लब करा था, तो हमारे पास क्या आ गई थी, एक हिरार्की क्रिएट हो गई थी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हिरार्की। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं पूरा, कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिक अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और इससे क्या बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है कि हम इनका फिर नॉमेनक्लेचर,
आइडेंटिफिकेशन, ये क्या हो गया, सब इजी हो गया। प्रॉपर रिसर्च के लिए अगर आप देखो तो कोई भी अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता लगाना है कि भाई इसकी क्या फीचर्स है, इसकी क्या इस कौन से स्पीशीज में आते हैं, कौन से जीनस में आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके क्लासिफिकेशन उठा के देखोगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में देखोगे कि वो कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से जेनस है, स्पीशीज कौन सी है, तो आपको क्या मिलेगा, एक फ्यूचर के लिए एक बेस पॉइंट मिल गया, एक तरीके से लाइब्रेरी क्रिएट हो रही है ना। तो ये चीजें क्या है, ये इसमें हेल्प कर रही है। दूसरी बात हम देखें, सिग्निफिकेंस हमने देखी, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें क्या कर रहे थे, जिसमें जो किंगडम मोनेरा था उसको अलग अलग दो पार्ट में कर दिया था कि आर्की बैक्टीरिया अलग होगा। वॉल्यूम मेरी साइड से क्लियर है, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ मिलेंगे, नोट्स मिल जाएगा, क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या था, यू बैक्टीरिया, अलग अलग कर दिया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें विटैकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो उसमें कितने क्लासेस थे, फाइव थे ना, फाइव किंगडम्स आर देयर, फाइव किंगडम्स आर देयर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमेली प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन ये तो पांच ही थे, तो छठा कहां से आएगा, छठा हो गया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जो इन दोनों मोनेरा के अंदर थे उनको अलग अलग कर दिया। बेटा मेरी साइड से वॉल्यूम इज क्लियर, आ नहीं रही आवाज, अब आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है, पहले ये बताओ। हाँ ठीक है ना। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या करा था, बेसिकली विटाकर ने तो फाइव किंगडम्स दिए थे, तो उन्होंने मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को दोनों को रखा था ना। लेकिन एक साइंटिस्ट ने क्या करा, इन दोनों को अलग अलग करा कि ये दोनों एक से नहीं है, इनके फीचर्स अलग अलग है। तो उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम में रखा और यू बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम में रखा, तो क्या हो गया, तो दो दो किंगडम ये हो गए और बाकी चार यही से, तो कितने हो गए, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, सेलिएंट फीचर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा की बात अलग है। सेलिएंट फीचर्स क्या है मोनेरा किंगडम के, कि मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आर देयर, ठीक है। और बैक्टीरिया कैसे, प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियस को उसकी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट है, ठीक है। सेल वॉल किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है, प्लस अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो ये क्या फीचर्स है किंगडम मोनेरा के, ठीक है। क्लासिफिकेशन एज सच कुछ नहीं है उसमें, आपको सिर्फ ये देखना है कि मोनेरा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल कैसे बनेगी, ठीक है। अगर मोनेरा पे कोई क्वेश्चन आता है या प्रोकैरियोटिक सेल पे आता है, हम आगे देखेंगे, तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपली एक डायग्राम बनाना है बैक्टीरिया का, अंदर उसका ऐसे जम्बल्ड सा कोई न्यूक्लियस बनाना है, राइबोसोम्स, ओनली राइबोसोम्स आर देयर, ठीक है। बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में एब्सेंट हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तुम तो नाम ही ऐसा लिखा है, FFA2 गेमिंग, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चार रूल्स है नॉमेनक्लेचर के, 1 2 3 4, वो बिल्कुल याद होने चाहिए लाइन बाय लाइन। जैसे कि फर्स्ट रूल था क्या, बायोलॉजिकल नेम्स हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, लैटिन में लिखे जाएंगे, ठीक है। और आप जैसे उसमें लिख रहे हो तो आपको अंडरलाइन करना है, और जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता है तो वो कैसे लिखा होता है, इटैलिक्स में, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल क्या हो गया, कि फर्स्ट वर्ड जो भी होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ भी ट्राई टू राइट एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है देखो, होमोसेपियंस और मेंजीफेरा इंडिका, ये दोनों क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए ना। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही हो गई कि नॉमेनक्लेचर कैसा है, नॉमेनक्लेचर कैसे, नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल की वो बायोलॉजिकल लिख दिया, बायनोमियल, बायनोमियल से क्या मतलब है कि दो वर्ड का नाम होगा, ठीक है ना, दो वर्ड होंगे, जैसे होमो और सेपियंस, मेंजीफेरा इंडिका, दो दो वर्ड हो गए, पहली बात तो ये हो गई। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज को,
ठीक है, करा था ना हमने ये डिस्कस। बेटा ये सैंपल पेपर ही मान के चलो आप, ठीक है। इस क्लास के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ्स वगैरह जो नोट्स थे वो आपको शेयर हो चुके हैं, आप उसमें से रिवाइज करो, बुक आपके पास ऑलरेडी है। तो ये एक बेस मिल रहा है कि भाई ये आ सकता है, पहले इसको जरूर देख लो, ठीक है ना। अभी आपके पास 3 दिन है, आराम से तसल्ली से बैठ के एक क्या करो, एक स्टेप वाइज मैनर में तैयारी करो, ठीक है। जिसने कर रखी है, जिसको सब क्लियर है वो रिवाइज करेगा, और जो लग रहा है कि हाँ कुछ वीक है तो पहले जो ये क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस को आप एक बार पहले इन्हें कर लेना, ठीक है। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो। देखो तो फर्स्ट वर्ड, सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट वर्ड हमारा जीनस होगा, सेकंड वर्ड क्या होगा, स्पीशीज हो गया। जैसे जीनस होमो और स्पीशीज में क्या आ गया, सेपियंस आ गया। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन, जैसे आप क्या लिखोगे, हाँ जैसे आप क्या लिखोगे, कॉपी में लिखोगे आप, तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना मत भूल जाना। आपने लिखा होमो सेपियंस, ऐसे लिख मत आना, इसको अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है, जहां भी लिखोगे, ठीक है। और जब प्रिंटेड में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इटैलिक्स में, जैसे आपकी बुक्स में लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, फर्स्ट लेटर जो होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल होगा, जैसे कि एच, और स्पीशीज का क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीनस का कैपिटल लेटर होगा और स्पीशीज का स्मॉल लेटर होगा। लास्ट पॉइंट ये है, हाँ जो आपने लिखा है वेदिका, कि कभी कभी क्या है, जैसे ये लिखा है व्हाट डज लिन रेफर टू इन द मेंजीफेरा इंडिका लिन, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो लिन क्या है, लिन है ऑथर या डिस्कवरर का नेम, जिसने की नाम दिया है, ठीक है। उसको कैसे लिखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन में, किसके बाद, उसके पूरे नाम के बाद, जैसे यहाँ पे लिखा है, हाँ सही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 तो रूल्स हो गए, और एक 5 मान लो आप, एक हो गया ऑथर का नेम, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेट टेक्सोनॉमिक हिरार्की विद सुटेबल एग्जांपल्स। इसमें क्या करना है आपको, टेक्सोनॉमिक हिरार्की देनी है, किसकी, किसी भी प्लांट की या एनिमल स्पीशीज की, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सोलैनम मेलॉन्जेना, जो किसका नाम है, जो ब्रिंजल का नाम है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्रिएट करेंगे, किंगडम कौन सा हो गया, प्लांटी, ठीक है। अब आपको ध्यान हो तो प्लांट्स के केस में हम डिविजन वर्ड यूज करते हैं, और फाइलम किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है, एनिमल के, ठीक है। यहाँ हम फाइलम नहीं लिखेंगे किंगडम के बाद, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। हम क्या लिखेंगे, डिवीजन। डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्मी। क्लास कौन सी है, डाइकोटिलेडनी। ऑर्डर सोलेनेल्स, फैमिली सोलेनेसी, और फिर जीनस हो गया सोलेनम, और स्पीशीज हो गई मेलानजोना, ठीक है। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जैसे कि हम होमोसेपियंस का क्लासिफिकेशन करें, होमोसेपियंस का याद कर लेना, दोनों कर सकते हो दोनों कर लेना, लेकिन होमोसेपियंस का तो कर ही लेना, ठीक है पूरा। जैसे किंगडम हो गया एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ये इजी भी है तुम्हें याद ही हो जाएगा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, ठीक है, फैमिली होमिनिडी, फैमिली ध्यान रखना बाकी सब पता है, जीनस होमो, और स्पीशीज क्या है, सेपियंस, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना होमोसेपियंस का, याद है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, रिवाइज ही कर रहे हैं ना, जिसको नहीं पता उसके लिए बेटा ये, जिसको पहले से याद है वेल एंड गुड, उसको बस रिवाइज ही करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट 10 to 11 क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं चैप्टर 2, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड दो। विजिबल है स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल है, हाँ चलो। तो चैप्टर 2 देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और साथ में देखेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो क्या पूछ रहे हो आप, वायरस विरोइड्स पेन, ये भी बता दो प्लीज। चलो इसके एंड में बता दूंगी, ठीक है। ये पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। तो अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नॉस्टॉक और एनेबेना हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस।
जिसने भी आपको पढ़ाया है या जो भी मेरी क्लास में था बच्चा, उसको पता होगा हेटेरोसिस्ट हमने पहले से ही बोल रखा है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बोला था ना। और हेटेरोसिस का मेन फंक्शन क्या था, किसमें थी हेटेरोसिस, साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में थे, और उनका मेन रोल क्या था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अगर टाइम मिले एग्जाम में तो एक ऐसे अलग सी सेल बना देना बीच में, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल सेल जैसे, और ये बना देना हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ऊपर बना देना कैसी, म्यूसिलेज की लेयर, जैसे आपकी बुक पे बनाया ना डायग्राम, वैसा बना देना, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हेटेरोसिस का फंक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड देखते हैं, विच एस्कोमाइसिटीज इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जो एस्कोमाइसिटीज में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, और कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं ना, तो वो सारे भाई याद रखना, ठीक है। जैसे ईस्ट किस में, बेकरी में यूज हो रहा है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा किस में यूज हो रहा है, जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, वो किस पे हो रहे हैं, न्यूरोस्पोरा फंगस पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, और कौन सी क्लास है, क्लास याद रखना, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। कुछ एडिबल भी थी ना एस्कोमाइसिटीज, कौन बताएगा एस्कोमाइटिस एडिबल वाली कौन सी थी। नहीं नहीं, छोटा नहीं लिखना, वो तो हमने हिंट के लिए लिखा है, आपको तो पूरा लिखना है स्टेटमेंट। इन केस टाइम नहीं होता तब लिखो छोटा, अदरवाइज तो सब्जेक्टिव पेपर है ना इशू, ठीक है। तो ऐसे लिखना, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन, न्यूरोस्पोरा विच बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। आंसर पूरा ही लिखना है, ये तो हिंट के लिए लिखा है बस, ठीक है। एडेबल, एडेबल कौन सी थी, जो आइसक्रीम्स केक में फ्लेवर्स जनरेशन के लिए यूज करते थे, कौन सी थी वो, सोचो बताओ, ठीक है। तब तक आगे बढ़ते हैं। जेलिडियम तो एल्गी होती है मीनाक्षी, चलो सोच के बताना, चलो बाद में सोच लेना, अभी देखते हैं इधर। ईस्ट इज फॉर बेकिंग, ईस्ट किसके लिए थी, ईस्ट इज फॉर बेकिंग, ईस्ट से क्या होता था, बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं ईस्ट से। और ईस्ट में एक बात याद रखना, एस्कोमाइसिटीज में क्या बात याद रखनी है, एस्कोमाइसिटीज में कि हाँ, मॉरल्स एंड ट्रूफल्स, श्रुति इज राइट, ठीक है, मॉरल्स एंड ट्रूफल्स, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, ईस्ट में, ईस्ट किसमें थी, ईस्ट होती है यूनिसेल्युलर फंगस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिंगल सेल होती है ईस्ट की सिर्फ, ईस्ट में ऐसे नहीं होता, नेटवर्क नहीं बनता। पहली बात तो जो फंगस थी उसमें था, हमने देखा हाइफा, और हाइफे से क्या बन रहा था, माइसीलियम, ठीक है। और हाइफे कैसी थी, ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक थी। लेकिन ईस्ट कैसी सेल है, ईस्ट एक तो सर्कुलर या ओवल है, ठीक है, लंबी नहीं है पहली बात, तो दूसरी बात ये सिंगल ही सेल है। वैसे अगर हम देखें तो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है ना, तो ईस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर है, ये ध्यान रखना। और किसमें आएगी, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। श्रुति इज राइट, ट्रूफुल्स एंड मॉरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर रेड टाइड्स कॉज्ड एंड व्हाई दे आर हार्मफुल। क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, अभी बताऊंगी, पहले क्वेश्चंस देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, अगर हम देखें रेड टाइड क्या है, रेड टाइड किससे हो रहा था, रेड टाइड का जो एग्जाम्पल था वो था गोनोलेक्स, ठीक है। और ये क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइनोफ्लैजिलेट किस में था, प्रोटिस्टा किंगडम में था, ध्यान है ना। और क्या क्या था, डायटम्स आर देयर, है ना, डायटम्स आर देयर, प्रोटोजोआस आर देयर, है ना। और क्या था, यूग्लिनोइड्स आर देयर। तो ये क्या सब किस में थे, ये सब उसमें थे ना, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो अगर हम गोनोलिक्स की बात करें तो ये किस लिए, ये रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है, कहाँ, ओशियंस में, हाँ, स्लाइम मोल्ड्स आर आल्सो देयर, 5 क्लासेस थी ना, 5 डिविजन्स थे, ठीक है। तो अगर हम रेड टाइड को लिंक करें तो उसमें आपको ये नाम याद रखना है, गोनोलिक्स, ठीक है। ये होता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ये क्या करता है, रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करता है ओशियंस के अंदर। जब ये रेड टाइड क्रिएट करता है तो साथ ही साथ ये क्या क्रिएट करता है, कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है, ठीक है। और ये कैसे, मान लो 100 या 10 के अमाउंट में क्या थे, डाइनोफ्लैजिलेट एक पानी की जगह पे प्रेजेंट थे, ओशन में एक
थोड़ी सी जगह में 10-12 क्या थे, ये थे गोनोलिक्स। लेकिन क्या हुआ वहां पे, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जिससे क्या हुआ, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा आ गया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने रैपिड मल्टीप्लीकेशन शुरू कर दिया। ठीक है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वहां पे पानी सारा रेड कलर का हो गया, लेकिन वो पानी नहीं होता रेड, वो क्या होते हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये वाले। ठीक है, तो पूरा एरिया रेड हो जाएगा। साथ ही क्या करेंगे, टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, और वो टॉक्सिन्स क्या होते हैं, बाकी जो मरीन लाइफ है, फिशेज है, वाटर उसमें प्लांट्स वगैरह है, उनके लिए वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना है, नाम याद रखना, गोनोलिक्स। ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन और रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, इसकी वजह से क्या है, ये रेड टाइप्स का फॉर्मेशन क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ किंगडम फंगस हैज बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फंगस। अभी हमने देखा था, तो कौन सी क्लास है, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में यूनिसेलुलर कौन सी है, ईस्ट, जो सेक्रोमाइसिस हमारी फंगस है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, और बाकी सब जो भी एस्कोमाइसिटीज में आती है फंगस, वो कौन सी है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो कौन सी क्लास हुई, एस्कोमाइसिटीज क्लास पूछ रहे हैं ना, या किंगडम फंगस की कौन सी क्लास में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप की फंगस आती है, तो एस्कोमाइसिटीज में आती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज अ फंगस कॉल्ड कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस फंगस किसको बोलते हैं, जो फंगस डंग पे ग्रो करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंगस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। शॉर्ट में मत लिखाना जैसे कि मैंने लिखा है, ये जस्ट फॉर हिंट है। ठीक है ना, पूरा पूरा लिखना। नेक्स्ट देखो, some symbiotic organisms are very good pollution indicators and composed of chlorophyllous and non-chlorophyllous member. Describe them. समझ आया ये क्वेश्चन, क्या लिखा है तुमने, मेरी समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, इस पे पहला वर्ड क्या है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जो क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और किस, देखो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ध्यान है ना, सिम्बायोसिस में क्या होता था, टू इंडिविजुअल्स आर देयर, हाँ लाइकेन लाइकेन लाइकेन। ठीक है, कॉप्रोफिलस फंगस इज डंग, जो ग्रो करती है गोबर पर। ठीक है, डंग क्या होता है, कॉप्रो, उस फंगस को बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंगस। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो सिम्बायोसिस में क्या होता था, टू इंडिविजुअल्स आर देयर, वो क्या रहेंगे, वो एक एसोसिएशन बना के रहेंगे। टू इंडिविजुअल्स किस में रहेंगे, एसोसिएशन में। लाइकेंस जिसने लिखा है खुश, सही बताया आपने, एसोसिएशन में रहेंगे। अब यहाँ ये देखो, ये लिखा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेंस, हमने उसमें पढ़ा था ना फंगस में। ठीक है, अब इसमें दो पार्टनर थे ना, एक था एल्गी और एक था फंगस, ये दोनों साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखी है, क्लोरोफिलस, जो यानी कि जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसमें क्या करती थी, फोटोसिंथेसिस करती थी एल्गी। ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रही थी, फूड। ठीक है, वो फूड प्रोवाइड करेगी फोटोसिंथेसिस करके, फंगस तो नहीं करता फोटोसिंथेसिस, ये इसलिए लिखा है नॉन क्लोरोफिलस मेंबर। ठीक है, तो एक मेंबर हो गया क्लोरोफिलस, यानी कि वो क्लोरोफिल कंटेनिंग है, और क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको, एल्गी को। ठीक है, तो ये दोनों साथ में रह रहे हैं, हाँ, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट ऑफ बोथ। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, दूसरी बात, लाइकेंस क्या होते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स इनको बोला जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरा लाइकेन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइकेंस बोलते हैं उन्हीं एरिया में होगी जहां पर पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मान लो एक एरिया था आइसोलेटेड सा, वहां पे रॉक्स पे क्या थी, लाइकेंस ग्रो कर रही थी। ठीक है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ सालों बाद जैसे आप देख रहे हो, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि लाइकेंस या तो एक दो बची या बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इस चीज से आप देख सकते हो कि एयर पॉल्यूशन वाज देयर। तो लाइकेंस वहां ग्रो करती है जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, क्योंकि वहां एनवायरमेंट वगैरह साफ है ना, इसीलिए पॉल्यूशन इंडिकेटर इनको बोल रहे हैं। सेकंड बात एक आप इसमें भी ऐड कर सकते हो कि एल्गी को कौन सा पार्टनर बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट।
फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और फंगस को क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। हाँ, प्लेन एरियाज में कम मिलती है, क्योंकि माउंटेन्स वगैरह पे फिर भी देखो तो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा साफ है। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, ये क्या था? माइकोबायोन्ट। तो इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? किसने दिया था? विटाकर ने दिया था, ये तो पता है ना सभी को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय विटाकर। और उसके बाद देखिए तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या यूज करा था। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या था कि सेल का टाइप कैसा है। सेल के टाइप से क्या मतलब था कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है, कॉम्पोजिशन क्या है सेल वॉल का। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें ये देख रहा था वो सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बन गए। ठीक है, ये उसका था। ये 5 जो पॉइंट लिखे हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, ये सब याद रखना। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉफिक है या कैसे है, खुद फूड बना सकते हैं, या डिपेंडेंट है, हिट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ये आपको 5 क्लासिफिकेशन याद रखने हैं। लास्ट है, लास्ट तो नहीं है, 7th क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या स्टेप्स हैं, किसमें? फंगस में। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था? सेक्सुअल डिफरेंट टाइप्स के थे ना, वेजिटेटिव भी हो सकता है, किससे? फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, बडिंग और फिजन। ठीक है, ये तो वेजिटेटिव मोड से रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल में अगर हम देखें तो स्पोर्स बन रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स इन डिफरेंट फंगस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फंगस था। बेसिडियोमाइसिटी, हाँ देखो यही तो था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिखा है। अभी हमने लिखा है एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल में भी क्या होता है? सेक्सुअल में भी स्पोर्स ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन स्पोर्स कैसे हैं? दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ दोनों के अलग अलग है। एप्लानोस्पोर्स और जूस्पोर्स जैसे कैसे है, इसमें क्या, इसमें आएगा ना एप्लानोस्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स में। ठीक है, अब आप पूछ रहे हो बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज में अगर हम देखें तो ये जो 3 स्टेप लिखे हैं ना, प्लाज्मोगेमी, फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एंड देन मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, तो यही स्टेप्स हैं बेसिकली किसमें? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज को हम बोलते हैं कौन सी फंगस? ये हायर फंगस है। हायर फंगस से क्या मतलब है? एडवांस फंगस है ये। ठीक है, इनमें बेसिक जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेक्सुअल है। और उसमें क्या स्टेप है? फर्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, जिसमें क्या हो रहा है? दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं। मान लो ऐसे 2 सेल्स थी, ये क्या शेयर कर रहे हो मनीषा? हाँ, सेक फंगस और ब्रैक्टेड फंगस बोलते हैं। ठीक है, मान लो 2 सेल्स थी, फर्स्ट क्या होगा इसमें? प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा? दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए। ये डायग्राम भी बना देना, अगर तुम्हारी बुक में आई थिंक बना है, नहीं बना ध्यान नहीं मुझे, बना नहीं आई थिंक, तो ऐसे आप बना सकते हो। पहला क्या हुआ? सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म था, सेल के अंदर कुछ फिल्ड होते हैं ना लिक्विड, वो फ्यूज हो गया, तो ये हो गई हमारी प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अभी क्या हुए? न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, तो ये बीच में कौन सी स्टेज आ गई? डाइकैरियोन फेज। ठीक है, डाइकैरियोन क्यों बोल रहे हैं? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ही हो गया और एक ही हो गया, 2 न्यूक्लियस है इसमें। इसके थोड़ी देर बाद सेकेंड स्टेज होगी, जिसे हम बोलेंगे कैरियोगेमी। उसमें क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और एक न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गई प्लाज्मोगेमी, सेकेंड हो गई कैरियोगेमी। उसके बाद क्या होगा? इस जो ये जाइगोट बना है, इसमें मियोसिस होगा और स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्पोर्स कैसे होंगे? जब मियोसिस हो गया लास्ट में, मियोसिस से क्या होता है? जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है।
हैप्लॉइड बन जाएंगे। यहाँ पे कैसा था, ये 2n था, ये स्पोर्स कैसे बन गए, n बन गए, ठीक है। और इस कंडीशन को 2n नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे n+n, जो हम डाइकैरियन में लिखते हैं n+n स्टेज, यानी कि 2 न्यूक्लियाई लिखा है, देखो ये लिखा है 2 न्यूक्लियाई पर सेल, इसको बोलते हैं डाइकैरियन फेज। ये किसमें होती है, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंगस में लिखने हैं, ठीक है। बना है तो बनाना है, ठीक है, बना है तो बनाना है। बायो में जितना हो सके, अगर डायग्राम बनाने का टाइम है तो ट्राई टू मेक अ डायग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ किंगडम फंगस, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी थी हमारी फंगस की। फर्स्ट अगर हम बात करें थी हमारी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस, देखो अगर जनरल वे में बात करें ना, ये तो आप आगे पढ़ोगे सेल डिवीजन में। माइटोसिस में क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ में क्या होगा, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 सेल बन गई, लेकिन जो इनका अंदर का क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा, वो 2n की जगह 2n ही रहेगा, यानी कि डिप्लॉइड जो भी सेल थी वो डिप्लॉइड ही रहेगी। ये होता है माइटोसिस, ठीक है। मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज बेसिकली, ये तो होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए। अब ग्रोथ हो रही है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, प्लांट बड़ा हो रहा है, तो वैसे ही सिमिलर सेल चाहिए ना ग्रोथ के लिए, ऐसी एज इट इज सेम सेल बन गई। लेकिन मियोसिस इज बेसिकली फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, हाफ हो जाता है नंबर। जैसे पहले ये सेल थी 2n, तो जब इसकी गैमेट्स बनेंगे तो उनमें n जाएगा, हेप्लॉइड नंबर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली क्या, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या रहता है, सेम रहता है। हाँ, जाइगोट के केस में होता है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप प्लांट किंगडम में पढ़ते हो ना, उसमें यही तो होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट वो है जो गैमेट बना रहा है, स्पोरोफाइट वो है जो स्पोर बना रहा है। गैमेटो मतलब गैमेट और फाइट मतलब प्लांट। ऐसा प्लांट जो गैमेट बना रहा है वो है गैमेटोफाइट, ऐसा प्लांट जो स्पोर बना रहा है वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किंगडम किसकी क्लासेस देखनी थी हमें, फंगस की। फर्स्ट हमारी थी फाइकोमाइसिटीज, जिसमें क्या आती है हमारी, ब्रेड फंगस आती है, ठीक है ना, ब्रेड फंगस आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इन सबके एग्जाम्पल से याद रखना, राइजोपस और म्यूकर, ठीक है, याद होंगे वैसे तुम्हें। सेकंड हमारी है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, सेक फंगस, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगस, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंगस इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंगस, ठीक है। अब इनके हाइफा देखो, हाइफा या माइसिलियम कैसे होता है, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ऐसा है जो ए सेप्टेट होगा, बाकी तीनों कैसे हैं, सेप्टेट, सेप्टेट और सेप्टेट। ए सेप्टेट का मतलब जो इसका हाइफा है उसमें कोई भी ऐसा पार्टीशन नहीं है, एक हाइफे में कई सारे न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सेप्टेट में क्या होगा, डिफरेंट पार्टीशंस आ गया ऐसे, ये बीच में क्या बन गया, सेप्टा बन गया, ठीक है। तो डिफरेंट कंपार्टमेंट हो गए 4 जैसे, ठीक है, और एक के अंदर एक न्यूक्लियस है। तो ये कंडीशन है सबके अंदर, बाकी फाइकोमाइसिटीज आर एसेप्टेड, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पोर्स कैसे कैसे बन रहे हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा है, कहाँ चला गया, ये बन रहा है स्पोरेंजियोस्पोर्स। और क्या बनते हैं, एप्लानोस्पोर्स भी बनते हैं, ठीक है। किसमें कौन से स्पोर बन रहे हैं वो याद रखना। सेक्सुअली देखे तो जाइगोस्पोर और oospore, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एस्कोमाइसिटीज का कोनिडियम, कोनिडियास, ये कैसे स्पोर होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और सेक्सुअल कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर किस में बनेंगे, एस्कस, एस्कस क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। कोनिडियम किस में बनेंगे, कोनिडियोफोर में, ये भी क्या है, ये भी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। हाँ सीनोसिटिक होगा ना, एसेप्टेट तो एक टाइप ऑफ हाइफा है, सीनोसिटिक क्या है, सीनोसिटिक इज कंडीशन, ठीक है। एसेप्टेड हाइफा को ही हम क्या बोलेंगे कि एसेप्टेड हाइफा कैसा होगा, सीनोसिटिक होगा,
सिनोसिटिक का मतलब पता है ना कि क्या है, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आर देयर। नहीं तो हम देखते हैं एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है, एक ही होता है ना। इसमें क्या होता है, वन सेल मैनी न्यूक्लियर वाली कंडीशन होती है। हाँ बताती हूँ अभी। हाँ बोल देते हैं। फाइको, फाइको जो वर्ड है बेसिकली, हाँ फाइकोलॉजी जो होता है ना, फाइकोलॉजी वो बेसिकली एल्गी के स्टडी को ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे माइकोलॉजी इज फॉर स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, तो फाइको किससे है, बेसिकली फाइट, जो फाइट फाइको ये सब क्या है, ये प्लांट से रिलेटेड है। और जो माइको आया है माइसीलियम से आया है, तो वो फंगस की स्टडी है। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंगस इम्परफेक्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड प्रेजेंट नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। और बोलते हैं कि फंगस इज अ हायर ऑर्गेनिज्म इन कंपैरिजन टू किससे, प्रोटिस्टा से और मोनेरा से। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेक्सुअल है, जैसे एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। इसी वजह से इसको बोल देते हैं फंगस इम्परफेक्टी। ठीक है, हाँ। और अगर मिलता है, मान लो रिसर्च तो हमेशा चल ही रही है ना, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज की कोई भी फंगस में अगर मिलता है कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड, तो या तो वो एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देते हैं या बेसिडियोमाइसिटीज में। तो फाइनली इसमें कोई भी ऐसा फंगस नहीं है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। सही बताया खुश आपने, सही है। चलो फिर अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो स्पोर्स कैसे हैं, बेसिडियो स्पोर्स, और किसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिडियम में। ठीक है, ये स्पोर्स याद रखना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। और स्पोर्स कैसे, थैलोस्पोर और कोनिडियोस्पोर किसमें, कोनिडियोफोर में या फिर थैलस पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पोर्स, इनके दो दो एग्जांपल सब याद रखना है। जैसे इसमें एस्परजिलस, पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस। ठीक है, इसमें रस्ट, हाँ भाई रस्ट और पक्सीनिया याद है सबको, याद है रस्ट और स्मर्ट, कौन कौन कर रहा था, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, बोलो। याद है ना, रस्ट स्मट अस्टिलेगो पक्सीनिया। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एक तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज रिगार्डेड एज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट से किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन से आते हैं। सबसे पहले हम देखें तो टेरिडोफाइट्स को बोला गया है, हाँ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो कि इनमें क्या है, वस्कुलर टिश्यूज आर देयर, जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनको क्या बोला गया है, ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, हाँ पक्सीनिया इज व्हीट रस्ट। और उसके बाद हम अस्टिलेगो, तो अस्टिलेगो क्या करता है, अस्टिलेगो करता है स्मट डिजीज। ठीक है, और दोनों डिजीज किसकी है, दोनों व्हीट की ही है। ठीक है, हाँ एम्फीबियंस बोला गया इनको, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्योंकि ये मॉइस्ट मोस्टली प्रेफर करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट पे जहां पे मॉइस्ट हो, डैम्प हो, थोड़ा शेडेड हो। ठीक है, फुल सनलाइट या ऐसे एरिया में नहीं होंगे जहां पे पूरा लैंड पे मिलेंगे। ठीक है, हाँ रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, क्योंकि इनके फ्लैज वो जो होंगे एंथेरोजॉइड्स, वो कैसे होंगे, वो उनको मूव करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए ये कैसे एरियाज में रहते हैं, जहां पे पानी प्रेजेंट हो। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द गैमेट्स एंड स्पोर्स ऑफ फायोफाइसी। फायोफाइसी क्या है, ब्राउन एल्गी। ठीक है ना, ब्राउन एल्गी हैव अ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उस चीज का नाम बताना है आपको। गैमेट्स और स्पोर्स ब्राउन एल्गी के क्या है, एक डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी है, उनका एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट शेप है। वो शेप बतानी है और आपको उसका नाम बताना है। जैसे कि आप इसमें देखोगे ब्राउन एल्गी में स्पोर्स और गैमेट्स कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जिसको बोलते हैं पियर शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पियर शेप्ड स्पोर्स होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, तो पियर शेप जो स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, और ये कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड, टू फ्लैजिलाज आर देयर, लेकिन फ्लैजिला है कैसे, अनइक्वल है और लेटरली अटैच्ड है, यहाँ पे साइड्स में। मोस्टली हम जैसे बनाते हैं तो मैं ऐसे बनाते हैं कि फ्लैजिला कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, लेकिन यहाँ क्या होते हैं, लेटरल होते हैं, साइड में अटैच्ड होंगे। ठीक है, अब जो पियर शेप्ड है
इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म, ये वर्ड है मेन, ठीक है। जैसे लिखा है ना गिव इट्स नेम, तो आपको नेम क्या लिखना है, नेम लिखना है पायरीफॉर्म, ठीक है। पायरीफॉर्म का ही मतलब पियर शेप्ड है, ठीक है। अब इसमें भी कैसे है, लेटरली अटैच फ्लैजेला है, दोनों बाई फ्लैजिलेटेड है, गैमेट भी और स्पोर भी, और कैसा है, पियर शेप्ड पायरीफॉर्म, ठीक है। चलो, हाउ इज लीफी स्टेज फॉर्म्ड इन मॉसेस, अब देखना है मॉसेस में क्या है, हाउ इज डिफरेंट इट इन प्रोटोनेमा, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स की, अभी हमने देखा ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस है किसके, प्लांट किंगडम के, ठीक है, डैम्प एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहते हैं। दूसरी बात हमने देखी कि जो ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस, ठीक है। तो प्रोटोनिमा वाली कंडीशन किसमें है, मॉसेस में, ठीक है, मॉसेस में। यहाँ देखते हैं मॉसेस का जो, हाँ अब दूसरी बात ये देखो, ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी है, एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो मेन बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है ना, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के केस में क्या है, मेन प्लांट बॉडी, ये याद रखनी है मेन प्लांट बॉडी। अब तो वैसे सब कुछ याद होना चाहिए, एग्जाम आ रहा है। स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, और आगे जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में भी स्पोरोफाइट ही होती है, ठीक है। ठीक है, उसमें भी कैसी होगी, स्पोरोफाइट होगी। तो ये मेन प्लांट बॉडी हमें तीनों की याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हम करें, तो गैमेटोफाइट जो था मॉसेस में, उस वो दो स्टेज में डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, एनजीओ फिर डिलीटेड है, पता नहीं, हाँ शायद बच्चे बता तो रहते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो यार, तुम्हें 12th में पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। गैमेटोफाइट में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। ये किससे डेवलप हो रही है, स्पोर से। एक भाई लाइफ साइकिल चलेगी ना पूरी ऐसे करके, तो लास्ट जो साइकिल थी उसमें जो स्पोर बना, उस स्पोर के जर्मिनेशन से जो बॉडी बनेगी नेक्स्ट, उसमें पहले तो बनेगा प्रोटोनिमा, ठीक है। प्रोटोनिमा क्या है, एक थैलस लाइक बॉडी है जो ऐसे सरफेस पे पड़ी हुई होगी, नीचे क्या होंगे, उसमें राइजोइड्स होंगे जो उसको सॉइल से अटैच करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यही प्रोटोनिमा में दूसरी स्टेज डेवलप होगी, लीफी स्टेज। हाँ, मॉसेस में है ये, मॉसेस में है ये, लिवरवर्ट्स में अलग होती है, ठीक है। ये हम मॉसेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, लेटर स्टेजेस में इसी प्रोटोनिमा पे एक इरेक्ट पोस्चर, जैसे हमारे रियल प्लांट्स होते हैं, इस टाइप का इरेक्ट पोस्चर एक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। किससे, सेकेंडरी बड से, या हम उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बना है देखो, ये प्रोटोनिमा हो गया डायग्राम में, ये राइजोइड हो गया, जैसे नीचे रूट्स की तरह हो गया राइजोइड, ऐसे यहाँ से ये बड हो गई। तो इस लेटरल बड से क्या हो सकता है, एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर या सेकंड स्टेज किसकी, मॉसिस की, जिसको हम बोलेंगे लीफी स्टेज, वो डेवलप होगी। इस पे क्या होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, ठीक है। कैसे है ये, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। और इसी पे क्या होंगे, इसी लीफी स्टेज पे बाद में सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। इस सेक्स ऑर्गन से क्या होगा, हमारे डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ये गैमेटोफाइट है ना, तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, वो गैमेटोफाइट क्या करेंगे, आगे चल के वो एक स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएंगे, उससे फिर स्पोर प्रोड्यूस होंगे और हमारी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या लिखा है आपने, समझ नहीं आ रहा मुझे, प्रीवियस स्लाइड से एक पहले स्लाइड, क्या लिखा है इतना कंफ्यूजिंग। बायो की क्लास चल रही है ये, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं, लास्ट नहीं है और भी है। द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। अभी देखो हमने देखा था कि गैमेटोफाइट्स में कैसा है, दोनों में मेन बॉडी कैसी थी, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी। लेकिन गैमेटोफाइट है तो दोनों में, मेन प्लांट बॉडी डिफरेंट थी, जो मेन प्लांट बॉडी थी वो डिफरेंट थी, लेकिन थी तो दोनों में, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ये पूछ रहा है कि डिफरेंट कैसे है जिम्नोस्पर्म्स में,
क्योंकि अगर हम तीनों प्लांट की बात करें, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, तो इन सभी के अंदर और साथ के साथ एंजियोस्पर्म्स में भी एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, एक स्पोरोफाइट, दोनों तीनों में ही दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, तीनों में ही दोनों चीजें होती हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, अगर हम देखें ब्रायोफाइट्स के केस में गैमेटोफिटिक, टेरिडोफाइट्स के केस में स्पोरोफिटिक, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि गैमेटोफाइट जो होते हैं किसके, ब्रायोफाइट्स के और टेरिडोफाइट्स के, वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के और टेरिडोफाइट्स के। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के केस में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे, ठीक है। चैप्टर कौन सा, ये चैप्टर 3 है, ठीक है, प्लांट किंगडम, समझ आया। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, वो अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। देखो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, मेल और फीमेल, ठीक है, एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा, और ये किसके अंदर होंगे, ये स्पोरेंजिया के अंदर होंगे, जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, मान लो एक प्लांट बॉडी थी, है ना, ऐसा कुछ था, मान लो साइकस या पाइनस, इस पे क्या हो गए, स्पोरोफाइट हो गया ये मेन प्लांट बॉडी, इस पे क्या होंगे, स्पोरोफिल्स होंगे, स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया होगा, और स्पोरेंजिया में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट उन कोन्स के अंदर बनेंगे, ठीक है, और उन्हीं के अंदर सरवाइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में आपने देखा जो ये प्रोटोरिमा था, या फिर हम लीफी स्टेज की बात करें तो क्या है, ये फ्री लिविंग है, ये अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी टेरिडोफाइट्स के केस में क्या बनता है, टेरिडोफाइट्स के केस में बनता है प्रोथैलस, ध्यान है ना, प्रोथैलस बनता है, ये भी कैसा एक थैलॉइड स्ट्रक्चर है ऐसे करके कुछ, ये भी कैसा होता है, ये भी फोटोसिंथेटिक होता है और ये भी फ्री लिविंग होता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है फ्री एग्जिस्टेंस, किसमें, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में कहाँ है, ये स्पोरेंजिया के अंदर रिटेन्ड रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। हाँ ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर के बाद, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रूट्स इन सम जिम्नोस्पर्म्स हैव क्या, फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन, ठीक है। अभी देखो हमने दो टाइप के एसोसिएशन की बात करी थी फंगस में, फंगस में हमने एसोसिएशन की बात करी थी सिम्बायोसिस की, ठीक है, जहां पे एल्गल था, वो क्या था, लाइकन था, और लाइकन में क्या था, एक था एल्गी, एक था हमारा फंगस, ठीक है, तो ये थी सिम्बायोसिस। ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो रही है, किसके केस में, जिम्नोस्पर्म्स के केस में। जिम्नोस्पर्म्स के दो एग्जाम्पल क्या है, कौन बताएगा, जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल, साइकस और पाइनस, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो दोनों ही कुछ ना कुछ एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, है ना। पाइनस क्या कर रहा है, पाइनस एक फंगस के साथ एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा, हमने ये उसमें भी पढ़ा था, सीक्वा भी होता है, ठीक है। हमने उसमें देखा था फंगस वाले चैप्टर में, एक तो एसोसिएशन थी लाइकन्स, जो फंगस किसके साथ बना रहा था, एल्गी प्लस फंगस थी, ठीक है, और एक एसोसिएशन होती है माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा भी होती है ना। इसमें क्या होता है, रूट्स होती है किसकी, प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर कौन से हो गए, जैसे ये जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगस, तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। तो पाइनस में वही माइकोराइजा एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइनस हैज फंगल एसोसिएशन टू फॉर्म माइकोराइजा, और इसमें क्या होता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फंगस इसमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा साइकस के केस में अगर हम देखें तो एल्गल एसोसिएशन है, ठीक है, एल्गल एसोसिएशन में कौन है, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन फिक्स करके साइकस को प्रोवाइड करेगा, और इसकी रूट्स को क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट्स, ठीक है, कोरोलॉइड रूट्स, ये याद रखना, ठीक है। साइकस पाइनस इंपॉर्टेंट है और इनका एग्जाम्पल ध्यान रखना। हाँ, साइनोबैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से बेटर है आप साइकस ही लिखो डायरेक्ट, ठीक है ना, नेम इज इंपॉर्टेंट।
तो ये एग्जाम्पल हो गया, इनका नाम लिखना है और रोल क्या है। तो इसमें क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, और साइनोबैक्टीरिया केस में नाइट्रोजन फिक्सेशन। 13 तो ये है ही, 13 ही तो था ये। इसमें ये पूछ रहा है जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स में जो फंगल और एल्गल एसोसिएशन है उनके क्या नेम्स हैं। ठीक है, तो जो फंगल एसोसिएशन है वो है माइकोराइजा, और जो एल्गल एसोसिएशन है वो है हमारा साइकस के केस में, जिनको हम बोलते हैं पोलरॉइड रूट्स। सिड्रस भी एक जिम्नोस्पर्म्स ही है। ठीक है, चलो अब इनका रोल याद रखना। रोल अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही लिख के आ गए, रोल भी लिखना है। जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन हेल्प करेगा, फंगस हेल्प करेगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करेगा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आता है तो डायग्राम जरूर बनाना, और डायग्राम ये ही बना देना चाहे तो। ठीक है, बुक में जो दिया है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सिंपल ये भी बना सकते हो। कैसे, एक होगी, पहली बात तो ये देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ, पहले आप लिखोगे क्या, 12 भाई ये था, डिलीटेड है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सारे बच्चे तो कह रहे थे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा दो मैम। चलो फिर छोड़ो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आप ये देख लो, और जिसका मिस हो रहा है वो उसको जब स्लाइड मिलेगी आप दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो छोड़ो, डिलीटेड है तो फिर क्या ही डिस्कस करना। फिर देखते हैं नेम ऑफ प्लांट्स विच एग्जिबिट हेट्रोस्पोरी। कौन सा क्लास है, कौन सा डिवीजन है जो क्या शो करता है, हेट्रोस्पोरी प्लस सीड हैबिट। ठीक है, कौन सा डिवीजन है, टेरिडोफाइट्स। और उसमें भी टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस प्लांट्स भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस प्लांट्स वो हैं जिनमें सेम काइंड के स्पोर्स बन रहे हैं, और हेट्रोस्पोरस प्लांट्स कौन से हैं, जिनमें दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बन रहे हैं। दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स किसमें बन रहे हैं, सिलेजिनेला और सेल्विनिया। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, और दो काइंड के स्पोर बन रहे हैं तो उनको बोलते हैं हिट्रोस्पोरी या हिट्रोस्पोरस। ये दोनों प्लांट कैसे है, हिट्रोस्पोरस प्लांट्स। इसमें क्या बन रहे हैं, दो काइंड ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं। पहला हो गया जैसे कि मेगा स्पोर बोल लो या मैक्रोस्पोर। ठीक है, मैक्रो मतलब लार्ज, और माइक्रोस्पोर कौन सा हो गया, जो स्मॉल स्पोर्स हैं। ठीक है, स्मॉल स्पोर क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, और मैक्रोस्पोर क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। ये क्या बनाएंगे बाद में, ये बनाएंगे, इन पे होंगे सेक्स ऑर्गन्स, उनसे क्या बनेगा, हमारे वो बनेंगे गैमेट्स, और उनसे क्या बनेगा, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स से हमारा दोबारा से न्यू प्लांट हमारा जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर अडेप्टेड टू विदस्टैंड जीरोफिटिक कंडीशंस। ठीक है, साइकस और पाइनस की अगर हम बात करें, साइकोस और पाइनस अगर आपने देखा हो तो उनकी लीव्स कैसी होती हैं, ऐसे जैसे एंजियोस्पर्म्स की लीफ होती है ना, इस टाइप की नहीं होती। वो कैसी होती है, बहुत पतली पतली निडल लाइक, और कैसी होती है, बहुत हार्ड लीव्स होती हैं। ठीक है, कैक्टस की तरह तो नहीं होंगी लेकिन बहुत हार्ड होती हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जिम्नोस्पर्म्स ने इसलिए अडेप्ट करी है क्योंकि उनको एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो टेम्परेचर कंडीशंस है उनमें रहना पड़ता है। हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, मोस्टली हॉट एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरो फिटिक की, हॉट डेजर्ट लाइक एनवायरनमेंट की। ठीक है, जीरो फिटिक का मतलब होता है डेजर्ट लाइक। ठीक है, तो निडल्स इनकी मॉडिफाइड है, क्यों, क्योंकि इनको जीरो फिटिक एनवायरनमेंट में रहना है। और मॉडिफिकेशंस क्या है, निडल लाइक लीफ है, ऐसे पतली पतली। ठीक है, जिससे क्या हुआ, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, और ट्रांसपिरेशन, जो वाटर का लॉस होता है लीव्स की सरफेस से, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये वर्ड मत लिखना, टू रिड्यूस वाटर लॉस लिखना। ठीक है, दूसरी बात, स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के अंदर अंदर धसे हुए होते हैं, सरफेस पे नहीं होंगे। अगर सरफेस पे होंगे तो दोबारा से क्या होगा, वाटर लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे स्टोमेटा होते हैं, इसमें संकन स्टोमेटा। ठीक है, दूसरी बात, जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल मतलब जो अपर लेयर होगी, वैक्सी कोटिंग होगी लीव्स पे, कोल्ड रीजन्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो फिटिक की बात कर रहे हैं ना।
ठीक है, जीरो फिटिक की बात कर रहा है ये। ठीक है, कोल्ड रीजन पे अगर आप आईसी कंडीशंस में भी देखो तब भी तो निडल वाली लीव्स ही हेल्प करेंगी, स्नो इस पे रुकेगी नहीं, स्लिप हो जाएगी। ठीक है, चलो बेसिकली लेकिन ये पूछ रहे जीरो फिटिक के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और थिक क्यूटिकल है, थिक क्यूटिकल यानी कि वैक्सी कोटिंग होगी ऊपर से, तो उस पे क्या होगा, उससे भी वाटर वाटर का जो लॉस है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन बता दूं, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिम्नोस्पर्म्स का, तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं। डिलीटेड पोर्शन की अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो ये क्वेश्चन था हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमेशा उस चीज में बोलेंगे जैसे कोई भी लाइफ साइकिल है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की, तो उसमें क्या होगा, एक बॉडी होगी गैमेटोफाइट, ठीक है जैसे ये बनी है, और एक होगी स्पोरोफाइट, और ये दोनों क्या होंगी, ये लाइफ साइकिल में, ये पूरी क्या है, ये पूरी एक लाइफ साइकिल है ना, उसकी लाइफ साइकिल में एक बार गैमेटोफाइट स्टेज आएगी और एक बार स्पोरोफाइट स्टेज आएगी, तो ऑल्टरनेट गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ऐसे चलेंगी ऑल्टरनेट वे में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और गैमेटोफाइट कैसी होती है, गैमेट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, गैमेट गैमेटोफाइट है ना, तो गैमेट प्रोड्यूसिंग, और गैमेट कैसा होता है, हेप्लॉइड। ठीक है, हाँ ये ग्रुप में मिलेगा, इस क्लास के बाद मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ ये पूरा पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं बस जस्ट बता दे रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ो या मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान ये रखना है, गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे मतलब। ठीक है, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और गैमेट कैसा होता है, हेप्लॉइड, और स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर, और स्पोर कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो क्या होगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेट चलेगा, ये एक बार ये बनेगा और एक बार ये बनेगा। ठीक है, एक बार ये बनेगा फिर इससे ये बनेगा, फिर दोबारा से इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, तो एक क्या, एक साइकिल जी चलती रहेगी। ठीक है, और ये एन होगा और ये 2n होगा, बस इतना ही होता है इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, नहीं करा रही। ठीक है, बच्चे परेशान हो गए। चलो कोई पूछ रहा था कि वो वायरस वायरस देख लेते हैं, क्योंकि वायरस भी आ सकता है, वायरस इज इंपॉर्टेंट, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, स्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं, गैमेट्स आर हेप्लॉइड। ठीक है, मिलेगा कैसे, सुनो, जो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे लिंक आता है ना, उस लिंक में उस लिंक में आप जाके खोलना, या तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो किस पे मिलेगा आपको, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये फाइल शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट ही खोल लेना ग्रुप से। ठीक है, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस को हम क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। वायरस क्या है, ए सेलुलर, क्योंकि इनमें कोई प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, कब तक मिलेगा, आज ही मिल जाएगा, नहीं तो कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। ठीक है, ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एज सच इनके अंदर कोई सेल नहीं है, तो ये बने किसके हैं, इनमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो जेनेटिक मटेरियल है और एक क्या है, प्रोटीन का लेयर। ठीक है, प्रोटीन लेयर, एग्जाम में देखो मेन बात ये है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। ठीक है, डीएनए और आरएनए, ठीक है सही बात है। चलो फिर देखते हैं, ये तो हो गया वायरस। ठीक है, और वायरस की डिजीजेस के नाम याद रखना, कॉमन कोल्ड जो दिए ना 4-5, कॉमन कोल्ड, एड्स, और क्या क्या दिए हैं पता नहीं, इन्फ्लुएंजा दिया है पता नहीं, जो भी दिए हैं 4-5 वो याद रखना, मीजल्स दिया है, मीजल्स दिया है शायद। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारी बुक में दी है वो याद रखो, है तो बहुत सारी, है तो बहुत, कोरोना वायरस भी है। ठीक है, उसके बाद देखो वायरस तो ये हो गया, अगर हम बात करें विरोइड्स की, विरोइड्स क्या है, विरोइड्स आर बेसिकली वो हैं जिनमें सिर्फ आरएनए है, आरएनए, इसमें क्या है, प्रोटीन भी लेयर भी एब्सेंट है, प्रोटीन लेयर क्या है, एब्सेंट है, सिर्फ आरएनए है, और आरएनए ही कैसा है, वो ही इन्फेक्शन कर रहा है, आरएनए इन्फेक्शियस है। ठीक है, ये विरोइड्स का केस है। हाँ, इस क्योंकि इसमें प्रोटीन की लेयर भी हट गई, तो ये और भी छोटा हो गया ना, और भी छोटा। और इसमें अगर हम बात करें तो प्रोटीन लेयर को क्या बोलते हैं, कैप्सिड, कैप्सिड बोलते थे ना, और वो किसकी बनी है, डिफरेंट यूनिट्स की,
जिनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। ठीक है, ठीक है। एक और था प्रियॉन्स। ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन क्या, विरोइड्स और प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में क्या था, इसमें आरएनए नहीं था, इसमें सिर्फ क्या थी, प्रोटीन की लेयर थी, प्रोटीन लेयर थी, जो भी कैसी थी, एबनॉर्मल होती है। ठीक है, प्लस इन्फेक्शियस तो है ही है, और क्या है, आरएनए डीएनए सब कुछ क्या है, सब कुछ एब्सेंट है, सिर्फ प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, हाँ, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, उसमें मियोसिस होगा, हाफ करना है ना, तो इसलिए मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगा, गैमेट्स। नहीं नहीं नहीं, स्पोर्स नहीं बनेंगे, तुम तो मुझे भी जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो स्पोर्स नहीं बनेंगे, उससे तो गैमेट्स बन जाएंगे, मियोसिस से क्या बनता है, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, जाइगोट डिप्लॉयड है, ठीक है, उसमें मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होगा नहीं ना, और जाइगोट में अगर मियोसिस होगा, मान लो हो भी रहा है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो जाइगोट में मियोसिस नहीं होता, उसमें माइटोसिस होता है, क्योंकि जाइगोट किस में डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, और एम्ब्रियो से क्या होगा, एक बड़ा इंडिविजुअल बनेगा, तो मियोसिस नहीं होगा। अगर मियोसिस होता है लोअर में होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है ना, जैसे जब भी मियोसिस होगा तो गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मियोसिस से क्या होता है, 2n जो नंबर होता है वो n में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इन्फेक्शियस लिखा है, इन्फेक्शियस, कहने का मतलब ये है कि विरोइड्स में जो वो है, इन्फेक्शन जो कर रहा है, जो मेनली डिजीज कॉज कर रहा है, वो क्या है, वो आरएनए है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो इन्फेक्शन कर रहा है, प्रोटीन की लेयर एब्सेंट है। ठीक है, ट्रिक से याद कर लो, ट्रिक बता दो भाई, कोई है तो ट्रिक। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, और इनमें जो डिजीजेस हैं वो याद रखना। ठीक है, इनमें डिजीजेस जो हैं, ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके, ये देख लेना फटाफट। मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपके वो एग्जाम्पल जरूर याद रखना, फंगस के केस में जितने भी एग्जाम्पल है वो सब याद रखने हैं, स्पेशली एस्कोमाइसिटीज के। ठीक है, जैसे हम एडिबल फंगस कौन सा है, सेक्रोमाइसिस क्या करता है, बेकरी में हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, एल्बुगो क्या है, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो याद रखना। ठीक है, विटाकर का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास का टाइम अभी फिक्स नहीं है, अभी सिर्फ आपके एग्जाम के हिसाब से इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा गया है। एग्जाम जब हो जाएंगे ना पूरे आपके खत्म, पुराने टीचर भी पढ़ा सकते हैं, नए भी पढ़ा सकते हैं, अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी सब चीजें आपको जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपके नवंबर में खत्म हो रहे हैं ना एग्जाम, तो नवंबर में आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होंगी दोबारा से, तो थोड़ा सा शफलिंग होगी बैचेस की, बच्चों को इधर उधर करा जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों का टाइम सुटेबल नहीं है, आ रहे हैं ना ये टाइम का इशू, टाइम का इशू आ रहा है ना बच्चों को, कि जो टाइम आपने चूज करा था वो नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है बच्चों के साथ इशू। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए दोबारा से बच्चों को बैचेस में शिफ्ट किया जाएगा, तो डिपेंड करता है आपको कौन सा टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और टाइमिंग भी दोबारा से चेंज भी हो सकती है, जो पहले हो रही थी वो भी चेंज हो, नवंबर में एग्जाम्स के बाद। ठीक है, सारा क्लियर होगा, सारे चैप्टर्स कवर होंगे, आपका 11th जब तक खत्म होगा ना, तब तक आपका सारा 11th का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से प्लानर बनाया जाएगा, और प्लानर भी आपको मिलेगा। ठीक है, कि कब क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि भाई क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि जो गैमेटोफाइट है, भाई सब में गैमेटोफाइट भी है, स्पोरोफाइट भी है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, तीनों में क्या बन रहा है,
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, एक बार गैमेटोफाइट बन रहा है, एक बार स्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में है गैमेटोफाइट, ठीक है, और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट, और जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट, ठीक है। लेकिन एक मेन डिफरेंस जो है इन तीनों डिविजन्स में वो ये है कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स हैं वो कैसे हैं, वो हैं फ्री लिविंग, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, देखो इसको सबको यस करते हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, फ्री लिविंग है। जो ब्रायोफाइट्स के और टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट हैं वो कैसे हैं, वो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग से मतलब है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो अपने आप सरवाइव कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी हैं, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इनका जो वो होता है गैमेटोफाइट, वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है किस पे, जो मेन प्लांट बॉडी है। जैसे कि हम एंजियोस्पर्म के केस में भी बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्म के केस में भी जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है। क्योंकि देखो जब ये इवोल्यूशन हो रहा है ना, हम ऐसे चल रहे हैं, पहले सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर क्या है हमारे आज के मॉडर्न प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ये जो आज का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से एंजियोस्पर्म्स हाईली डेवलप्ड है, ये लैंड प्लांट्स हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि गैमेटोफाइट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और स्पोरोफाइट क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट एडवांस्ड हो रहा है, ठीक है। तो यही हो रहा है इन सब प्लांट्स में। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इवोल्यूशन हुआ, तो ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म्स तक गैमेटोफाइट तो हमारा कम होता गया। पहले भाई फ्री लिविंग था, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होके अब एंजियोस्पर्म में बस छोटा सा हमारा क्या है बचा है, गैमेटोफाइट। आप 12th में जब पढ़ोगे एंजियोस्पर्म्स का पूरा चैप्टर तब आप समझना, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट था वो पहले क्या था, बहुत रिड्यूस कंडीशन में था, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। ये क्या हो गया, एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ये कि क्या डिफरेंस है दोनों के गैमेटोफाइट में। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, गैमेटोफाइट क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म्स में पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो गया, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर पा रहा, वो कैसा हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया स्पोरोफाइट पे, ठीक है। यही ये पूछ रहा है कैसे, जैसे कि गैमेटोफाइट, एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा, ये डिपेंडेंट है तो ये स्पोरोफाइट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स के केस में क्या हो रहा था, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, प्रोथैलस बना रहा था, प्रोटीमा बना रहा था, अपने आप रह रहा था ना। एल्गी तो एक्वेटिक थी ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने, होता उसमें भी है। हम लैंड प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, होता उसमें भी है, लेकिन वो पूरा एक्वेटिक पोर्शन है एक तरीके से, उसको छोड़ दो, यहां से समझो आप, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा प्रोटोनिमा, प्रोथैलस, ये सब क्या है, ये गैमेटोफाइट है ना, तो ये अपने आप इनके अंदर रूट्स हल्के हल्के डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म्स में देखो, लैंड प्लांट्स में देखो, तो उनमें कितने हाईली डेवलप्ड रूट्स हैं, और वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो इवोल्यूशन में क्या हुआ, गैमेटोफाइट तो धीरे धीरे कम होता गया और स्पोरोफाइट हमारा बढ़ता चला गया। तो जिम्नोस्पर्म्स में यही हुआ है, प्रेजेंट दोनों चीजें हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो किसके अंदर रहने लगा, सिर्फ स्पोरोफाइट के अंदर ही वो सिमट के रह गया, क्योंकि वो अपने आप इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता। वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो उसे फूड कहाँ से मिलेगा, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से मिलेगा, ठीक है। तो यही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस है। तो ये आपका लिखा है देखो हिंट में, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है फ्री एग्जिस्टेंस है किसमें, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में नहीं है, क्योंकि दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया होता है ना एक स्ट्रक्चर, जैसे ये प्लांट की बॉडी है जिम्नोस्पर्म की, इसमें क्या होगा, स्पोरो, कुछ लीव्स क्या होंगी, कुछ लीव्स मॉडिफाई होंगी, उनको बोलेंगे स्पोरोफिल्स, ठीक है। स्पोर बियरिंग लीव्स, फिल्स, फिल्स जो वर्ड आता है वो लीव्स के लिए आता है। इन स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया या कोन्स डेवलप होंगे, उन कोन्स में स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, उसके अंदर गैमेटोफाइट आपको मिलेगा। हाँ ठीक है, आया समझ में, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, गॉट इट। ठीक है, तो एग्जाम के बाद का पैटर्न ये हो गया। लेकिन देखो आज की क्लास में ये 3 चैप्टर हो गए, और इनमें जो क्वेश्चन है ये पीडीएफ आपको मोस्ट प्रोबेबली अभी शेयर हो जाएगी, या रात तक तो रात तक नहीं, मतलब कल तक तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस देख लेना, और कल की क्लास में हम